हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन के कुछ माइनर टॉपिक्स कवर किए। आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका शीर्षक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द रशिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लियर दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 20th सेंचुरी, ओके, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अगर आप बात करते हो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अगर आप बात करते हो तो रशिया में जो पॉपुलेशन थी ना वो अराउंड 85% की पॉपुलेशन क्या थी, आपको एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। एग्रीकल्चर में क्या थी, रशिया की 85% पॉपुलेशन क्या थी, एग्रीकल्चर में टोटली इन्वॉल्व थी। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा हायर परसेंटेज था इन कंपैरिजन ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज। ओके, व्हेन वी कंपेयर दिस डाटा विद अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, ओके, तो सो इन फ्रांस it is around 40%, okay, around 40% of the population of the France were involved in agriculture field. When we compared it with Germany, then here around 50% of its population were directly involved in the occupation of agriculture. Okay, so आसान भाषा में आप देख सकते हो रशिया में 85% यानी 100% का 85% तो आप देखोगे क्या कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में खुद को इन्वॉल्व किए हुए हैं और वहीं पर वो क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं ताकि उससे अपनी लिविंग को पॉसिबल बना सके। ठीक है, अर्निंग कर सके ताकि वो अपने लिविंग को पॉसिबल बना सके। यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती हैं, वो खुद के लिए क्या करते थे, आपको सेल्फ के लिए प्रोडक्शन क्या करते थे, ठीक है, और इसके साथ साथ उस वक्त 1914 के आसपास अगर बात करोगे तो ग्रेन्स के एक्सपोर्ट में रशिया पूरे विश्व में क्या था, पहले स्थान पर था। ठीक है, ग्रेन्स के एक्सपोर्ट में 1914 के आसपास रशिया पूरे विश्व में पहले स्थान पर था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों के कंफ्यूजन आते हैं क्या कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी 18th सेंचुरी हम लोग बोलते अलग हैं, लिखते अलग हैं। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं, उससे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, 20th सेंचुरी का क्या मतलब समझे, इसकी शुरुआत हो जाती है 1900 से। ठीक है, 1900 टू आपका 1999 ये क्या होता है, आपका जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। ओके, अभी आसान भाषा में देखोगे 18th सेंचुरी एरा, 19th सेंचुरी एरा, 20th सेंचुरी एरा और 21st सेंचुरी एरा। ओके, अभी हम ऊपर से नहीं जाएंगे, नीचे से इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे अभी आप देखते हो क्या, हमारी जो सेंचुरी चल रही, जिस सदी में अभी आप हो उसे कौन सी सदी कहते हो आप, 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी कहते हो, पर लिखते कैसे हो, 2021 समथिंग लाइक दैट। ओके, यानी आप 20 से इसकी शुरुआत करते हो। क्लियर है? ठीक है, यानी कि आप बोल एक ज़्यादा रहे हो, लिख एक कम रहे हो। 21st सेंचुरी बोल रहे हो पर लिख रहे हो 2021, इस तरीके से। वैसे ही जब हम क्या करते हैं 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो बोल एक ज़्यादा रहे होते हैं, लिखते क्या है 1900 से इसकी शुरुआत हो जाती है। ओके, फिर अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो पढ़ते एक ज़्यादा है, हम रीड एक ज़्यादा करते हैं और लिखते एक कम है। जैसे आप बोलोगे 1800 प्लस। ठीक है, अगर आप 18th सेंचुरी की बात करोगे तो हम क्या है, आपको रीड एक ज़्यादा करते हैं और लिखते क्या है, एक कम है। 18th सेंचुरी भले चल रहा होगा परंतु उसको हम लिखेंगे 1700 प्लस, 1701, 1702। ओके, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से इसे देख लीजिए, अभी आप 21st सेंचुरी एरा में हो। ओके, यानी एक पढ़ ज़्यादा रहे हो, पर जब आप लिखने की बात होती है तो आप लिखते हो 2021 यानी 2020 लिखते हो, 20 से आपकी शुरुआत होती है। वैसे ही 20th सेंचुरी में होते हो तो एक हम क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं पर लिखते हम 19 है। 19th सेंचुरी में अगर आप हो तो एक पढ़ते ज़्यादा, लिखते एक कम है। तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर क्या हम आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से सेंचुरीज को समझा जाता है। ठीक है, होप दिस कंफ्यूजन विल क्लियर यू। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्री पॉकेट्स। व्हेन वी talk about the industries or industrialization in Russia, then Moscow and St. Petersburg
ओके तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग क्या थे, रशिया के उस वक्त कुछ मुख्य शहरों में से एक थे, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, ज्यादातर फैक्ट्रीज जो थे वो यहां पर आपको सिचुएटेड मिले। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि रशिया में आपको, ठीक है, फैक्ट्रीज जो थी कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड थी। ठीक है, कुछ पॉकेट्स में आपको क्या थी वहां पर आपको सिचुएटेड थी। ठीक है, कुछ सिटीज में ही वो आपको क्या है देखने को मिल जाया करती थी, हर जगह पूरे रशिया में नहीं। बट अगर हम बात करते हैं 1890s के बाद से, ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो चीजें आपको बताया वो 1890s के क्या है आपको पहले की हैं। ठीक है, यानी मॉस्को और या फिर सेंट पीटर्सबर्ग जैसे कुछ मुख्य शहरों में आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज सिचुएटेड मिल जाया करती थी। बट 1890s के बाद से रेलवे का क्या हुआ, आपको एक्सपेंशन हुआ और क्या हुआ, एफडीआई आनी चालू हो गई। ठीक है, आज के टर्म में इसे हम एफडीआई कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चालू हो गई रशिया में। यानी यूरोप के दूसरे देश से क्या होने लगा, दूसरे देश के जो वहाँ की सरकार थी, लोगों ने रशिया में पैसा लगाना चालू कर दिया, वहाँ पर आके फैक्ट्री चालू कर दी। ठीक है, शुरू करनी चालू कर दी। इससे क्या हुआ, रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बूम देखने को मिलता हमें 1990s के बाद। ओके, क्लियर है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो 1890 से पहले क्या था, जो इंडस्ट्री थे कुछ रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड थे, कुछ रीजन्स में ही, पॉकेट रीजन्स में ही सिचुएटेड थी। बट आफ्टर 1890 रशियन और एफडीआई, आप देखोगे क्या, रेलवे के आने की वजह से एक्सपेंशन हुआ, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़े और उसमें निवेश यानी इन्वेस्टमेंट काफी हुआ, जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्री सेटअप होने लगी और तेजी से क्या होने लगा, आपको प्रोग्रेस करने लगा आपको रशिया। इस वक्त का एक डाटा अगर मैं बताऊं तो कोल का प्रोडक्शन अराउंड 2 गुना हो गया था। आयरन एंड स्टील का अगर प्रोडक्शन आप देखते हो तो ये आपको क्वाड्रपल देखने को मिलता है। ठीक है, काफी ज्यादा क्या था, इनके प्रोडक्शंस बढ़ चुके थे। ठीक है, जिसके बेनिफिट्स क्या थे, आपको वहां के जो आपको कैपिटलिस्ट थे, जो बड़े ऑनर्स हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, फैक्ट्री ऑनर्स हुआ करते थे, उनको काफी ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आई। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हु ओन द इंडस्ट्रीज इन रशिया। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज की, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन रशिया की, तो उसको प्रिविलेजेस, वहां की जो क्लासेस हुआ करती थी वो उससे क्या करती थी, आपको ओन किया करती थी, वो उसका मालिकाना हक अपने पास रखा करती थी। ठीक है, रशिया की मैक्सिमम इंडस्ट्री किसके पास हुआ करती थी, वो एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी वहां के अमीर लोगों के पास हुआ करती थी। परंतु उसमें काम करने वाले लोग क्या थे, रशिया के लोअर सेक्शंस की सोसाइटीज की जो लेबर्स हुआ करते थे, वर्कर्स हुआ करते थे, वो हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं बात करूं कि क्या इनके लिए कुछ ही तरह का कोई आपको सुपरविजन गवर्नमेंट ने ला रखा था, तो देखिए फैक्ट्रीज तो लगाई जाती थी। ठीक है, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट वहां की रशिया की क्या उसने कर रखा था, कुछ आप कह सकते हो कि कुछ गवर्नमेंट के सुपरवाइजरी आपको रूल्स जो थे वो लगा रखे थे। ये रूल्स कैसे थे कि एटलीस्ट जो मिनिमम वेजेस है और जो आपका एक क्या है, आपका लिमिटेड वर्किंग आवर है, दो चीजों पर उन्होंने क्या कर रखा था, आपको रूल्स ला रखा था कि एटलीस्ट इतने होने चाहिए। परंतु ड्यू टू हाई करप्शन रशिया में क्या के फैक्ट्रीज में क्या हुआ करता था, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर जाया करते थे, इंस्पेक्टर, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर इनको कहा जाता था। इनका काम क्या था, इनका काम यह देखना था कि वहां के वर्कर्स को, किस रशिया में जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो वहां पर जाकर इंस्पेक्शन किया करते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई उन्हें इंस्पेक्टर कहा जाता था। और ये यह देखते थे कि इनको इस तरह की सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी मिनिमम वेजेस का जो रूल है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं, लिमिटेड वर्किंग आवर का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, ये चीजें, परंतु इनके करप्ट होने की वजह से, फैक्ट्री ऑनर के करप्ट होने की वजह से जो फायदे इनको मिलने चाहिए थे वो फायदे इनको डायरेक्ट मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब क्यों नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ये आपस में इनकी साठगांठ थी, समझ पा रहे हो। ठीक है, और आपस में ऊपरी यानी आप कह सकते हो कि जो अपर एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर पैसे आपस में मिलकर लोग क्या कर रहे थे, खा रहे थे, जिसकी वजह से आपको निचले जो लोग हैं उनको क्या था, फायदा नहीं हो पा रहा था। इनकी वर्किंग आवर आप देखोगे 15-15 घंटे तक आपको रशिया के विभिन्न फैक्ट्रीज में देखने को मिलती थी, खासकर जो छोटे मोटे फैक्ट्रीज होते थे वहां पर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या, इनकी जो एकोमोडेशन थी यानी रहने वहने के जो
बेसिकली ये चीज़ 10 से 12 घंटे किया करता था, परंतु 15 घंटे तक काम उन्हें करवाया जाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखोगे वर्किंग आवर इनकी बढ़ा दी जाती थी। इसके बाद एक और चीज़ क्या, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी रहने के लिए क्या फैक्ट्रीज कुछ किसी तरह के कोई घर वर ये दिया करते थे, तो डिपेंड किया करता था। रूम्स भी अवेलेबल थे और डॉर्मेटरीज भी अवेलेबल थे, ठीक है। रूम्स भी अवेलेबल थे, कुछ लेबर्स को कुछ वर्कर्स को मिल जाया करता था, ठीक है। और डॉर्मेटरीज अगर किसी को नहीं मिला तो डॉर्मेटरीज में वो क्या करते थे, जाकर सोया करते थे। डॉर्मेटरीज क्या होता था, डॉर्मेटरीज एक बहुत ही बड़ा हॉल हुआ करता था जहां पर वर्कर्स शिफ्ट में जाकर क्या करते थे, अपनी नींद पूरी करते थे और वापस फिर काम पर जाया करते थे। आसान भाषा में कि अगर आप वर्कर हो तो आपको क्या है कि आपके काम के दौरान या फिर कुछ समय आपको मिल गया 2-3 घंटे का क्या रेस्ट करने को, तो डॉर्मेटरीज में लोग गए लाइन से, वहां पर वो क्या है आप सो रहे हैं, और यहाँ पर फैमिली ले जाने की कोई क्या थी आपको इजाजत नहीं थी, यहाँ पर फैमिली नहीं लेकर जा सकते थे वर्कर्स, ठीक है। तो इस तरीके की आपको एकोमोडेशंस अवेलेबल थी और एक साथ मिलकर लोग क्या करते थे, आपको सोते थे इन डॉर्मेटरीज में शिफ्ट वाइज, थोड़े थोड़े समय के लिए सोते फिर काम पर चले जाते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे वर्कर्स की क्लासेस के बारे में, सोशल डिवीजन के बारे में। अगर आप उस वक्त के वर्कर की बात करते हो रशिया की, तो वो क्या थे, डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप्स। दे वर डिवाइडेड इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, रशिया के जितने भी वर्कर्स थे विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रीज में, वो क्या थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर डिवाइडेड थे। अब बोलोगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स क्या हैं, सिंपल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मतलब आप देखोगे कि जब कुछ जो वहां पर आपको वर्कर्स थे वो क्या थे, रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हुए थे, यानी गांव से देहातों की तरफ शिफ्ट हुए थे, तो उनका एक अलग अपना क्या होता था, सोशल ग्रुप हुआ करता था। समझ पा रहे हो। कुछ वहां के जो क्या थे, अस्थायी थे, परमानेंट सेटल्ड वर्कर हुआ करते थे, वहीं के उसी क्षेत्र के उसी रीजन के हुआ करते थे, तो उनका एक अपना ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। और क्या था, मैक्सिमम जो सोशल ग्रुप्स का डिवीजन हुआ करता था पूरे वर्कर के बीच में, वो हुआ करता था उनके स्किल के बेसिस पर। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किल के बेसिस पर। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू इसको समझाऊंगा, ठीक है। आपने देखा क्या, डिफरेंट सोशल ग्रुप, वैसे लोग जो गांव देहातों क्षेत्र से शहरों में आकर बसे और एज अ वर्कर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनका एक अपना ग्रुप हुआ करता था। जो परमानेंट वहां के लोकल लोग हैं उनका अपना ग्रुप हुआ करता था। जो स्किल के हिसाब से, यानी कोई मान लीजिए लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई आपको मान लीजिए मेटल वर्कर है, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, ठीक है, कोई टेक्सटाइल में काम कर रहा है, तो सभी के अपने अपने क्या होते थे, स्किल के बेसिस पर अपने सोशल ग्रुप हुआ करते थे। तो वर्कर्स के बीच में डिवीजन हमें देखने को यहाँ पर क्या मिलता है, उनके सोशल ग्रुप्स के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। एक एग्जांपल यहाँ पर अभी हम लोग स्किल में देखेंगे, क्या, जैसे आपको मेटल वर्कर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मेटल वर्कर्स को क्या कहा जाता था, एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था। among workers, do you get my points? सिंपल समझिए, स्किल के बेसिस पर सारे के सारे वर्कर्स क्या थे, डिवाइडेड थे, परंतु उसमें जो मेटल वर्कर्स थे, जो लोहे आयरन के फैक्ट्री में काम किया करते थे, उन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, ठीक है। सारे वर्कर्स में वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे। एरिस्टोक्रेट्स का क्या मतलब समझ में आ रहा है, यानी मान के चलिए कि थोड़े ज्यादा उनकी वैल्यू हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हुआ करती थी और काफी ज्यादा स्किल उनको गेन करना पड़ता था एज अ मेटल वर्कर काम करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल आप इस तरीके से देख सकते हो कि मान लीजिए अगर कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपको वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस वहां पर आप देखोगे क्या कि जो मैनेजर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, जो मैनेजर है या फिर कोई ऐसा फैक्ट्री आपका जो वर्कर है जो हायर पोस्ट पर है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ जो लोअर वर्कर्स है, ठीक है। वाई? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसके पास थोड़ा सा ज्यादा एजुकेशन हो सकता है, ज्यादा नॉलेज हो सकती है, ज्यादा स्किल हो सकता है, ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसके बेसिस पर उसको वो पोस्ट मिला है।
ओके, तो मेटल वर्कर्स को एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था सारे वर्कर्स के बीच में, बिकॉज उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी और ज्यादा स्किल उन्हें एक्वायर करना पड़ता था ताकि वो मेटल वर्कर्स या फिर मेटल क्या है आपको फैक्ट्रीज में काम कर सके। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, सारी चीजें क्लियर हैं। ओके ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर और डिवीजन। डिवीजन को आप क्या कह सकते हो, ड्रेसेस पर के बेसिस पर भी उनकी क्या थे, आपको डिवीजन देखने को मिलते थे, और मैनर्स के बेसिस पर भी। ओके, मैनर्स आप समझते हो, वर्ताव, किस प्रकार से व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ क्या करता है, वर्ताव करता है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो बिहेवियर वाइज भी क्या थे, सोशल ग्रुप्स आपको काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलते थे। ड्रेसेस, बहुत लोग क्या थे, अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर की बेसिस पर भी क्या थे, एक सोशल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स उन्होंने क्रिएट कर रखा था। तो वर्कर्स जो वहां पर रशिया के डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बना रखे थे, और किस बेसिस पर, आप इन सारे पॉइंट्स को मैंने अभी यहां पर डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं वुमेन्स की। ठीक है, तो देखिए वुमेन जो थी 1914 तक, ओके, अगर आप वुमेन की भागीदारी की बात करोगे तो अराउंड 31% क्या थी, ये लोग आपको एज अ वर्कर के रूप में रशिया में काम कर रही थी। यानी वुमेन की संख्या पूरे रशिया में कितनी थी, 31% के आसपास थी जो एज अ वर्कर काम कर रही थी। बट व्हेन वी कंपेयर द वेजेस ऑफ सच टाइप ऑफ वुमेन, ओके, विथ मेल, ओके, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि इनकी जो वेजेस हैं मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हुआ करती थी। ठीक है, या तो आधी हुआ करती थी या फिर 3/4 आपको देखने को मिल जाया करते थे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से कम वेजेस में भी ये क्या करती थी, आप काम किया करती थी अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो आप देखते हो मेल डोमिनेंसी, ये आपको हर सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, भारत में भी ये चीजें आपको हुआ करती थी, आज भी थोड़ी बहुत प्रेवलेंट है, बहुत से देशों में देखने को इजिली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा एक चीज और जाननी है क्या, आपने देखा वर्कर्स भले डिवाइडेड है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर, बट ये जितने वर्कर्स हुआ करते थे ना, ठीक है, इन वर्कर्स में से कुछ वर्कर्स क्या करते थे, आपको एसोसिएशंस बनाया करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे, एसोसिएशंस बनाया करते थे। और ये एसोसिएशन की संख्या उस वक्त कम थी, काफी कम थी, परंतु एक दूसरे की मदद के लिए इस तरीके से वो ग्रुप्स एसोसिएशन बनाते थे। यानी ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप से एक साथ आकर के वो एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना क्या, डिस्पाइट डिवीजन अमंग वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, they are unite during the time of critical situations or economical crisis. okay, in simple word, जब परिस्थितियां खराब होती थी, ठीक है, रशिया के विभिन्न फैक्ट्रीज में, या फिर कोई मांग रखनी पड़ती थी या फिर रखते थे रशिया के जो वर्कर्स थे वो, तो उस वक्त क्या थे, ये सारे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो यूनाइट हो जाते थे और एक साथ क्या करते थे, अपनी वॉइस रेज किया करते थे। ठीक है, समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा। ठीक है, इसका उदाहरण मैं भी आपको दूंगा। मैंने कहा कि वर्कर्स भले डिवाइडेड थे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर जब भी उनकी एक कॉमन इंटरेस्ट की बात हुआ करती थी, ठीक है, मान लीजिए सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है वर्कर्स की, तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट हो गया। वर्किंग आवर घटाने की बात की जा रही है, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करने की बात की जा रही है। ओके, तो ये हमारे क्या है, ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट है। तब ये सारे के सारे एक हो जाया करते थे और क्या करते थे, स्ट्राइक पर चले जाया करते थे। और आपको पता है एक बार वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए तो फैक्ट्री ठप हो जानी है, ठीक है, बंद ही हो जानी है। आप इसके उदाहरण देख सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको 1800 आपको क्या था, 1906 और 97 के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे क्या, मेटल इंडस्ट्री में आपको मिल जाता है 1902 के आसपास। ओके, ये काफी लंबे स्ट्राइक्स चले थे आपको वर्कर्स के अगेंस्ट इट्स देयर कैपिटलिस्ट ऑनर्स। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे और ये हमारे क्या थे, उदाहरण किसके थे, स्ट्राइक के उदाहरण थे कि लोगों ने कब कब आपको स्ट्राइक किया प्रीवियस टाइम में रशिया में। ओके, लेट्स प्रोसीड और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं पीजेंट्स के बारे में। पीजेंट्स और वर्कर्स के डिफरेंसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी थोड़ी थोड़ी क्या थी, सेम अलग थी। ठीक है, और नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो लैंड्स हुआ करते थे ना, आपको कह सकते हो जो एग्रीकल्चर हुआ करता था पूरे रशिया में,
वहां पर क्या थे, मैक्सिमम जो इसे करते थे उनको हम पीजेंट्स कहा करते थे, ठीक है। किसान हुआ करते थे, लेबर के रूप में काम कर रहे होते थे दूसरे लैंड पर लैंड पर जिनका सबसे ज्यादा कब्जा हुआ करता था वो हुआ करते थे नोबल्स, क्राउन, ऑर्थोडॉक्स चर्च एटसेट्रा। आसान भाषा में लैंड ओनर्स भी कह सकते हो आप। यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनका क्या था, कंट्रोल ज्यादा था। मैं दोहरा रहा हूं, एग्रीकल्चर करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, पीजेंट्स की संख्या ज्यादा थी, परंतु उनके पास प्रॉपर्टी लैंड्स बहुत कम हुआ करते थे। बट अगर लैंड्स की बात करें तो लैंड्स किनके पास ज्यादा हुआ करता था, नोबल्स, ठीक है, क्राउन यानी राजा के पास, ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, और इसके बाद आपके क्या थे यहाँ पर आप देखने को मिले लैंड ओनर्स और अमीर लोग जितने भी थे इनके पास, ठीक है। देखिए फ्रांस से अगर आप कंपेरिजन करोगे, तो वहां के जो नोबल्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे और उनके लिए वहां के जो पीजेंट्स हुआ करते थे लड़ा करते थे एज अ सोल्जर के रूप में जब जरूरत पड़ा करती थी। परंतु रशिया में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, रशिया में अपोजिट था। नोबल्स के खिलाफ हुआ करते थे कौन, पीजेंट्स, और इनकी लैंड पर इनकी नजर हुआ करती थी पीजेंट्स की, ठीक है। उनकी डिमांड हुआ करती थी कि नोबल्स के जो लैंड है वो क्या हो जाए, पीजेंट्स के हो जाए, ताकि पीजेंट्स क्या करें, आपको उसको आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ताकि वो कह सकते हो आपकी कि आपको नीड्स के हिसाब से आपस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके इस्तेमाल कर सके और प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, यूरोप की अगर बात करते हो तो यूरोप में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, जो अमीर लोग थे उनके पास ज्यादा था, यहां पर भी था। परंतु क्या हुआ, एक समय आया जब पीजेंट्स ने क्या किया, अपने लैंड्स को पुल्ड किया। एक यहां पर पीजेंट्स के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चला करता था जमीन के बंटवारे को लेकर। मान लीजिए जो पीजेंट्स वहां हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, जितनी भी उनके पास जमीन हुआ करती थी वो उसको इकट्ठा करते थे, पूल करते थे और उसका क्या करते थे, एक डाटा तैयार करते थे, ठीक है। ओके, मान लीजिए वहां पर 1 लाख आपको पीजेंट्स हैं, सभी ने मिल करके अपने लैंड्स क्या किए, सबमिट किए एक जगह पर, मान के चलिए उसका डाटा तैयार किया। और उनकी जो कॉम्यून हुआ करती थी, कॉम्यून कौन है, जो आपके बुक में एक वर्ड से मेंशन है, मीर यानी उनकी जो कम्युनिटी हुआ करती थी, यानी उनके जो कम्युनिटी के जो लीडर हुआ करते थे, पीजेंट्स की अपनी कम्युनिटी थी, उनके अपने लीडर्स थे, वो क्या करते थे, इन सारे लैंड्स को उन्हीं किसानों के बीच में वापस क्या करते थे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। ओके, मान लीजिए किसी किसान, 4 तरह के किसान आपको यहां पर है, ओके, चारों किसान ने क्या किया, अपनी अपनी जमीन जो क्या थे उसको सबमिट किया, ठीक है। और जो उनके जो लीडर्स थे, कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, जिनको हम मीर कह रहे हैं, ठीक है, आपके बुक में ये शब्द मेंशन मिलेगा, क्या है, इनके पास आपको मान लीजिए कि 5 फैमिली मेंबर्स हैं, इनके पास 10 है, इनके पास 2 है और इनके पास मान लीजिए 6 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जमीन क्या करती थी, इन पूरी जमीन में से मैक्सिमम पोर्शन क्या कर दिया जाएगा, बी को दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बी के पास ज्यादा फैमिली मेंबर्स और इनकी नीड भी ज्यादा है, समझ पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो ज्यादा पोर्शन ऑफ लैंड किसको दिया जाएगा, वैसे फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे जिनके नीड्स ज्यादा हुआ करते थे। और जिनके नीड्स, उनके नीड्स कैसे ज्यादा होंगे, उनके नीड्स ज्यादा होते थे, उनके फैमिली मेंबर्स की संख्या ज्यादा होती थी, तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है। और ये एक बहुत ही क्या था, बेहतरीन सिस्टम था, पूरे रशिया में चला करता था पीजेंट्स के द्वारा, पीजेंट्स की कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, समझ पा रहे हो। ओके, तो ये कुछ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इस पूरे टॉपिक से, जिसमें हम लोगों ने रशिया की सोसाइटी और वहाँ की इकोनॉमी को समझा। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और रशिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस प्रकार सोशलिज्म रशिया में क्या हुआ, आया, सोशलिज्म ने अपने पैर क्या है रशिया में पसारे, ठीक है, और फैलाया। उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम देखेंगे 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में, ओके, और फादर गैपोन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ये कौन थे। और एक इंसिडेंट हुआ था, काफी फेमस इंसिडेंट, जिसे हम कहते हैं ब्लडी संडे, ओके, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं अभी तक जितनी भी जानकारियां मैंने दी हूं आपको समझ में आई होंगी और इसने आपके ज्ञान के पिटारे को भी बढ़ाया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।